नमस्कार। आज हम कक्षा द्वादशी के विषय अनिवार्य हिंदी पाठ क्रमांक 6 का अध्ययन करेंगे। पूर्व हमने 5 पाठ पढ़े थे, आज हम छठा पाठ पढ़ेंगे। छठे पाठ के कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह और एक छोटी सी कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में आई है, इस कविता का नाम है उषा। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो कालखंड के हिसाब से पाठ पढ़े हैं वो सबसे पहले भक्ति काल के थे, उसके बाद में रीति काल के थे। तो हिंदी में जो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल है, उन कालों के हिसाब से हमने 2 कालों की जो रचना है, आदिकाल और भक्ति काल और रीति काल, ठीक है ना, भक्ति काल और रीति काल। तो भक्ति काल का पहला और दूसरा पाठ था और फिर बाद में हमने तीसरा, चौथा और 5वां पढ़ा है। वो सारे तीनों पाठ है वो इस रीति काल के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम पाठ पढ़ेंगे जो आधुनिक काल के संदर्भ में आता है। आधुनिक काल में जो भेद है प्रयोगवाद है, तो प्रयोगवाद के अंतर्गत ये पाठ माना जाता है। तो कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 में देहरादून में होता है। तो तारीख है 13 जनवरी 1911 में देहरादून में होता है, ठीक है ना। मृत्यु है वो 1993 ईस्वी, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखी है। शमशेर बहादुर सिंह का कहा जाता है जीवन अभाव में बीतता है और बचपन में कई प्रकार के संघर्ष झेलने पड़ते हैं। शमशेर बहादुर सिंह की जब उम्र 8 से 9 वर्ष की होती है, तब तक इनकी माता का वियोग हो जाता है, अर्थात माता का निधन हो जाता है। और उसके बाद में जब 18 साल की उम्र होती है तो इनका विवाह होता है और वैवाहिक जीवन भी लंबे समय तक नहीं चलता है और मात्र 6 वर्ष तक पत्नी का साथ निभाते हैं, या कह सकते हैं वैवाहिक जीवन चलता है। और उसके बाद में पत्नी भी साथ छोड़कर चली जाती है। कहा जाता है कि पत्नी को टीबी की बीमारी होने के कारण वो चली जाती है। और इस विकट जो संकट के मोड़ में भी शमशेर बहादुर सिंह है वो हिम्मत नहीं हारते हैं और जीवन में किस प्रकार से अभाव में भी और साहस के साथ में जीवन जीते हैं। जीवन के अभाव ने उनके कवित्व को निर्बल नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि जब बहुत ज्यादा पहाड़ संकट आता है और उस संकट में वो हार जाते हैं, और ज्यादा उनका कवित्व अर्थात कवि का जो क्रम है या जो साहित्य रचते हैं उस साहित्य में और ज्यादा धारदार बने हैं, अर्थात बहुत ज्यादा उसमें और ज्यादा वो किस प्रकार वियोगी हो जाते हैं और सांसारिक मोह माया को छोड़ करके और अपने कवि क्रम में लग जाते हैं, मतलब हिम्मत नहीं हारते हैं। बिंब धर्मी, हिंदी में जो शमशेर बहादुर सिंह का जो परिचय है या शमशेर बहादुर सिंह अपने आप में एक बिंब धर्मी कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। बिंब धर्मी कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में भी सारे बिंबा को ही प्रयोग हुआ है। पाठ मूल पढ़ेंगे तब देखेंगे बिंब क्या होता है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से हमारे बिंब धर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि भी कहा जाता है, ठीक है ना। इनकी उपाधि कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी में जो ख्याति मिली है, जो विख्यात है, प्रसिद्धि मिली है, उस प्रसिद्धि के पीछे कारण है बिंब धर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर जी। शमशेर की कविताओं में प्रगतिवादी कवि की वैचारिक तथा प्रगतिवाद प्रयोगवाद ये नई कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में जो साहित्य हिंदी में, ठीक है ना। तो प्रगतिवादी कवि की वैचारिकता, उनके विचार, ठीक है ना, मत, और प्रयोग धर्मी कवि की शिल्प विधा, प्रयोग धर्मी जो कवि है उनकी शिल्प विधा का अनूठा संयम मिलता है। दोनों रूप में कह सकते हैं, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का आपस में किस प्रकार के शिल्प है, शिल्प कला का किस प्रकार से इन्होंने एक संगम बैठाया है, तालमेल बैठाया है, ठीक है भाई। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं, अर्थात कवि ने किस प्रकार से अपने साहित्य में विभिन्न प्रकार के बिंबों का प्रयोग किया गया है जो पाठकों को अच्छे लगते हैं और उनको मन में भाते हैं। रचना संसार की बात करते हैं, ये आपके पाठ्य पुस्तक में है, जो जितना परिचय था उतना हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो कवि का परिचय आएगा तो जो शब्द सीमा है उस हिसाब से पाठ्य पुस्तक में जितना संकलित था उतना ही हम देख रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करते हैं
तो कुछ कविताएं ध्यानपूर्वक देखेंगे, कुछ कविताएं ये एक है, कुछ और कविताएं ये एक कविता एक रचना है, कुछ कविताएं कुछ और, यहाँ एक और शब्द जुड़ा हुआ है और ये दूसरी रचना बनती है। कुछ कविताएं कुछ और कविताएं, चूका भी नहीं हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट रचना है। इस चूका भी नहीं हूं मैं, यहां से चूका भी नहीं हूं मैं, ये रचना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस रचना पर कवि शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। शमशेर बहादुर सिंह को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो चूका भी नहीं हूं मैं। कब मिला? 1977 ईस्वी में इनको इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है भैया। इसके बाद में एक रचना कुछ कविताएं कुछ और कविताएं, तीसरी रचना चूका भी नहीं हूं मैं, चौथी रचना इतने पास अपने, पांचवी रचना बात बोलेगी तथा काल तुमसे होड़ है मेरी। ये इनकी प्रमुख रचना है। इन्होंने हिंदी उर्दू को शब्दकोश का संपादन किया अर्थात तैयार किया। अगली जानकारी यह है कि सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन अज्ञे, ठीक है ना, तो अज्ञे द्वारा संपादित किए गए तार सप्तकों में इन्होंने, अज्ञे ने 1943 को जो तार सप्तक की शुरुआत की थी तो उसमें टोटल 4 सप्तक है। तो उन चारों में जो 11वीं कक्षा में 12वीं कक्षा में साहित्य हिंदी में ये सारा पाठ्यक्रम है, अनिवार्य में नहीं साहित्य में है ये, तो उसमें दूसरा जो तार सप्तक है उस दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवियों में शमशेर बहादुर सिंह जी का भी स्थान है। दूसरा तार सप्तक है जो 1951 से शुरू है या 1951 उसकी तिथि है, दूसरा सप्तक, ठीक है, दूसरा सप्तक। अब यह किसके द्वारा शुरू किया गया? अज्ञे द्वारा शुरू किया गया। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन अज्ञे द्वारा संपादित या शुरू किए गए तार सप्तक में शमशेर बहादुर सिंह जी द्वितीय तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं, जिसकी तिथि है 1951। ठीक है। अब हम मूल पाठ पढ़ेंगे। उसमें ऊषा कविता बिल्कुल संक्षिप्त और छोटी कविता है। सबसे इस आपके पाठ्य पुस्तक में कह सकते हैं, पूरी पाठ्य पुस्तक में सबसे छोटी कविता है, सबसे छोटा पाठ यही छठा पाठ है। ठीक है। तो ये सामान्य हमने परिचय पढ़ लिया। और परिचय में जब हम बोर्ड परीक्षा में करेंगे तो इसमें 2 खंड होते हैं। एक कवि का व्यक्तित्व होता है, दूसरा कृतित्व होता है। व्यक्तित्व में किसी भी कवि के जीवन के बारे में बताना होता है, अर्थात इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, स्थान जहाँ होता तो, और फिर किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष में जीवन जिया, क्या क्या इनकी विशेष खास बातें वो लिखनी होती है। और उसके बाद में इनका व्यक्तिगत जो परिचय होने के बाद में जो इनका रचना संसार है, रचना संसार में हमारी हिंदी में इनका क्या योगदान है, हिंदी में इनका कहाँ स्थान है, किस क्षेत्र में ये प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं, यह जानकारियां हमें उस प्रश्न पत्र में लिखनी है। अर्थात परिचय में हम ये चीज लिख सकते हैं कम से कम। बाकी तो इनका परिचय साहित्य हिंदी में लंबा है, पाठ्य ये रचनाओं के बारे में, रचना में क्या है इतना लंबा है, हम इस संक्षिप्त परिचय पढ़ रहे हैं। इस बाद में हम आगे उस कविता को हम पूरा सप्रसंग व्याख्या सहित समझने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं हम। सबसे पहले हमने कवि के परिचय के बारे में पढ़ा। अब हम मूल पाठ पढ़ते हैं जिसमें कविता का नाम है ऊषा। ठीक है। प्रातः काल के जब सूर्य उदय होता है, प्रातः काल के भोर के समय का किस प्रकार से कवि ने एक शब्द जो चित्र है या शब्द बिंब के हिसाब से प्रस्तुत किया है। पाठ में 3 प्रकार के बिंबों का प्रयोग किया गया है। किस प्रकार से कवि ने एक कल्पना की है, एक जिस प्रकार सूर्य उदय होता है उस उदय के जैसे आसमान में किस प्रकार सूर्य दिखता है और उसकी क्या क्या कवि ने एक घरेलू बिंब के हिसाब से कल्पना की है, संभावना की है। पाठ पूरा उत्प्रेक्षा अलंकार में है। तो देखते हैं हम क्या पंक्तियों में विशेष है। नवीन बिंब धर्मी कवि के रूप में जाने जाते शमशेर बहादुर सिंह। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली शिला जरा जैसे से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खिड़िया चाक मल दी गई हो। किसी ने लाल खिड़िया चाक मल दी गई हो किसी ने। तो देखते हैं
पार्ट में फिर आगे पंक्तियां आगे देखेंगे। प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है तो आप ऐसी कल्पना करो कि उस समय आकाश में थोड़ी रोशनी ऐसी लालिमाएं और वो आसमान काला दिखेगा। प्रातः नभ का बहुत नीला शंख जैसा, वो कैसे एक नीले शंख के जैसा, कवि ने बताया कि उस समय सूर्य एक नीला शंख जैसा दिखता है, ठीक है ना। प्रातः काल के भोर के समय जब सूर्य उदय होता है उससे पहले जैसे आकाश में एक नीला शंख है, उस हिसाब से वो आकाश की जो लालिमाएं है या कह सकते हैं काला दिख। भोर का नभ, नभ आकाश, ठीक है, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला है। देखो कवि ने क्या कल्पना की है, जब आसमान में हम देखते हैं सूर्य उदय होने की स्थिति में उससे पहले कुछ कालिमाएं होती, काला जैसे वातावरण होता है आसमान में, और धीरे धीरे धुंधला जैसे सूर्य की जैसे मान लो रोशनी आने लगती है, तो पहले ऐसे लगता है कि वो कोई एक काला चौका, मतलब रसोई घर होता है, ठीक है, रसोई घर में किसी ने मान लो राख से किसी ने लीप दिया है। जब राख से लीपा जाता है तो उस लीपने पर ऐसे लगता है कि जैसे वो अभी गीला पड़ा है, ठीक है ना। प्रातः यहाँ सारा से लिखा हुआ है, प्रातः का आकाश एक गहरे नीले शंख जैसा था। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा। प्रातः का आकाश एक गहरे नीले रंग जैसा था। भोर होने पर, अर्थात जब सूर्य निकलता है भोर की स्थिति बनती है, भोर होने पर वह प्रकाश के मेल से, जब भोर होता है तो उस समय प्रकाश का मेल मतलब संयोग होने से, प्रकाश के संयोग से वहां क्या होता है, उसमें एक कवि ने घरेलू एक बिंब का प्रयोग किया। जिस प्रकार से हम घर में रसोई घर होता है, चौका होता है, वहां किस प्रकार से हम लीपते हैं, वहां हम साफ सफाई करते हैं, वहां का क्या वातावरण, इस प्रकार से कवि ने घरेलू शब्द बिंब का प्रयोग किया है, ठीक है। तो भोर होने पर वह प्रकाश की मेल से राख जैसे रंग का हो गया है, ठीक है ना। प्रातः काल उस समय एक राख जैसे, जिस प्रकार राख तो काली जैसी होती है, और आप देखते हैं आकाश में भी उस बादलों का कलर किस प्रकार कैसा रंग होता है, उसमें जब लालिमाएं धीरे धीरे आती है ऐसा लगता है किसी ने वह राख लीप दी हुई। तो मेल, प्रकाश के मेल से राख जैसे रंग का हो गया है। अब वह राख से लिपा फर्श वाले किसी रसोई घर के समान लग रहा है, और ऐसा लगता है कि अब राख या कहाँ लिपते हैं, रसोई घर होता वहां लिपते हैं, तो राख से लिपा हुआ चौका, चौका मतलब रसोई घर अभी गीला पड़ा है। मैंने कल्पना की है कि अभी वो गीला पड़ा है। शब्द बिंबों के हिसाब से ये रसोई घर के समान लग रहा है। अभी अभी वह लिपे जाने के कारण, क्योंकि वो अभी अभी लिपा गया है, अभी अभी लिपने के कारण वह अभी गीला पड़ा है। कवि ने नवीन शब्दों का चयन किया है, नए नए प्रतिमानों उपमानों का प्रयोग करके किस प्रकार से कवि ने श्रेष्ठ या कह सकते सटीक उपमान यहाँ पर प्रयोग किए हैं। इस पूरे पद में अर्थात शुरुआत की जो बात करते हैं, इसमें अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार का, पूरी कविता में भी मूल अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा ये होती है कि जहां पर कवि कोई कल्पना करता है, कल्पना का मतलब होता है कि उपमान की जब कोई कवि कल्पना या संभावना व्यक्त करता है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है भाई। कि यहां पर प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, तो जैसे था संभावना या कल्पना, कवि ने नई कल्पना की है कि भोर का नभ प्रातः काल के समय आकाश ऐसा लगता था नीले शंख के जैसा था, और वहां पर जिस प्रकार रसोई घर या हम घरेलू जो जीवन जीते हैं उस घरेलू जीवन के साथ उसमें जोड़ करके वही ने कहा है, जिस प्रकार से वहां एक राख है और उस राख से मान लो उस चौके को लीप दिया गया है, उस लीपे होने के कारण भी आसमान भी उस सूर्य की लालिमाओं से ऐसा लगता है किसी ने वो लीप दिया है। नवीन शब्दों का चयन या नवीन शब्द बिंब का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और नए प्रतिमान के रूप में एक रसोई घर के दृश्य के रूप में कवि ने किस प्रकार से प्रातः और भोर
कालीन समय का यहाँ पर संयोग या इस प्रकार से एक सामंजस्य कवि ने बैठाया है। तो यहां तक हमने अभी तक पढ़ा। बहुत काली शिला जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। गहरे नीले, अब देखो आसमान वहां पर नीले रंग का है, धीरे धीरे सूर्य जब उदय होने की स्थिति में आता है तो वहां पर क्या होता है कि जैसे किसी ने लाल रंग की बहुत काली शिला, सूर्य एक आसमान एक काली शिला के जैसे बताया गया, काली पट्टी काली शिला जैसे जरा से लाल केसर से, और उसमें जो ही वो सूर्य है वो पहले जैसे एकदम निकलने का जैसे ऐसा निकलता है बाहर उदय होता है, तो ऐसा लगता है लाल केसर से, जैसे किसी ने उसमें काली पट्टी में किसी ने लाल केसर किया गया, धुल दिया गया है, लाल केसर घुल दी गई, ऐसी स्थिति में बनता है। लाल केसर घुल गई है। नीले, गहरे नीले या काले आकाश में उषा कालीन, प्रातः उषा कालीन लालिमाएं ऐसी लग रही हैं मानो बहुत काली सील लाल केसर मिले पानी से धो दी गई। कोई काली शिला है, वो आकाश है उस समय काली एक शिला है पूरी, और काली शिला को जब सूर्य की लालिमाएं आती है तो ऐसा लगता है किसी ने कि काली सील को लाल केसर मिले पानी से धो दी गई है, क्योंकि सूर्य की लालिमाएं वहां लालिमाएं की जैसी परत दिखेगी। सूर्य लाल होगा उस समय, मान लो बाहर आएगा तो उदय होता उस समय ऐसा दिखेगा कि वह लाल केसर के जैसा, ठीक है, लाल केसर से धो दी गई हो, अथवा किसी ने लाल रंग की खिड़िया या चौक को स्लेट पर मल दी गई है। जैसे ये पूरा एक स्लेट है, ठीक है, और वो स्लेट पर किसी ने क्या किया है, वो चाक है या ऐसे वो स्लेट चला दी गई है, ठीक है ना। तो गहरे नीले या काले आकाश, वहां आसमान नीले और काले रंग के संयोग बना हुआ है, और उस कालीन प्रातः कालीन भोर के समय में लालिमाएं ऐसी लग रही है कि मानो कोई बहुत काली सील, और एक शिला, आसमान तो शिला जैसा बताया है, और वहां पर किसी ने केसर के पानी से क्या किया है, उसको धो दिया है, अथवा ऐसा लगा है किसी ने उस काली स्लेट को एक किसी ने और खिड़िया या चौक से मल दिया गया है, या वहां पर चौक घिस दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी दो अलंकार का प्रयोग हुआ है इस पूरे में। यहाँ तक तो एक उत्प्रेक्षा अलंकार बता दिया, यहाँ अब आपको उत्प्रेक्षा अलंकार जैसे संभावना व्यक्त की गई है, कल्पना व्यक्त की गई, या इसमें या शब्द का प्रयोग किया, जहां पर संदेह अलंकार है, संदेह या तो हो सकता है केसर के पानी से धो दिया गया, या हो सकता है कि उसमें उस लाल रंग की कोई खिड़िया चौक है, उस चौक से वहां पर क्या किया है, चला दिया गया। जहां पर कभी दो चीजों का में मान लीजिए जैसे कोई संदेह कल्पना, मतलब वो संदेह व्यक्त करता है, या ये मतलब अथवा शब्द आता है, या आता है, या की स्थिति स्लेट पर या लाल खिड़िया चौक मल दी गई है, तो यहाँ पर जहाँ या की स्थिति बनती है, अथवा की स्थिति बनती है, संदेह जहाँ भ्रम बना रहता है वहां संदेह अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार जैसे या कल्पना की है उस हिसाब से उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसमें एक घरेलू बिंब का प्रयोग किया गया है रसोई घर के चौके के रूप में। किस प्रकार से एक उषा प्रातःकालीन भोर के समय आकाश के दृश्य के बारे में कवि ने किस प्रकार से नए उपमानों का प्रयोग इस कविता में किया है। तो हमने दो पद इसमें पढ़ा, एक पद और शेष है, ठीक है ना। तो दो पद में दो खंड है, यहाँ तक एक खंड है, दूसरा खंड है। तो कुल मिलाकर हमने प्रातः काल के भोर के समय में किस प्रकार से क्या कवि ने नए नए बिंबों का प्रयोग किया गया है। शेष अगला पद और पढ़ेंगे अभी। अगली कविता का अगला चरण देखते हैं। इससे पहले दो चरण होते हैं, तीसरा चरण ये है कविता का तीसरा खंड कि किस प्रकार से सूर्य की लालिमाओं से जब सूर्य उदय होता है और उदय होने समय ऐसे लगता है जैसे आसमान में
उस नीले जल में किसी एक सुंदरी के झिलमिलाते हुए जैसे गोरे शरीर का या एक सुंदरी के बारे में बताया गया है। कवि ने कहा है कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिलती देह उनका शरीर ऐसा लगता है सूर्य उदय या सूर्य उदय होता है सूर्योदय समय ऐसा लगता है जैसे उस नीले जल में या किसी की गोर झिलमिलाती अर्थात एक सुंदरी के गोरे शरीर या उस देह की जैसे झिलमिलाती हुई प्रतीत होती है। और अंतिम और या जादू टूटता या इस उषा का कब जादू टूटता है कब, तो इसमें इस कि जब सूर्य उदय होता है तो उसमें प्रातः काल का स्वतः ही सारा जादू टूट जाता है। तो कवि ने क्या कहा है, सूर्य उदय से पूर्व के आकाश के दृश्य को देख करके ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी सुंदरी का गोरा और झिलमिलाता शरीर हिल रहा है। कि नीले जल में या किसी गोर झिलमिलाते ही एक सुंदरी के देह का या एक सुंदरी का जो गोरा वर्ण है जिसे तो वो वहां हिल रहा है अर्थात वहां पर प्रतीत होता है ऐसे। तो यहाँ इस पूरे पद में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, जैसे पूर्व के पदों में उत्प्रेक्षा अलंकार था ठीक ऐसे ही इस पद में भी उत्प्रेक्षा अलंकार और नवीन बिंब का प्रयोग हुआ है। आखिरी में यह दूसरा चरण लास्ट में यह है और जादू टूटता है इस उषा का कब, तो सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय होता है उस समय जादू टूट जाता है। तो सूर्य के उदय होते ही आकाश का यह उषा काल का जादू जैसे वो दृश्य अदृश्य हो जाता है, सूर्य के प्रकाश में सारे रंग गायब हो जाते। जो ही सूर्य आप कल्पना करो या आप ऐसे दृश्य को देख करके आप महसूस कर सकते हैं जैसे कवि ने किया है। जो ही सूर्य धीरे धीरे उस आसमान में ऊपर चढ़ता है, जो ही उनकी किरणों का प्रसार होता है और प्रसार होते ही वहां का जो शुरुआत की जो लालिमाएं है और वहां का जो दृश्य कवि ने पहले कल्पना के सामने हमारे सामने बताया है, वो धीरे धीरे सारा सूर्य उषा कालीन जो अलग अलग प्रकार के जो रंग दिखाई देते हैं वो सारे रंग कैसे गायब हो जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि जब सूर्य की किरण आकाश में उषा काल में जब सूर्य प्रकाश के साथ में आगे बढ़ेगा या प्रकाश के सहयोग से क्या होगा, सारे रंग है वो गायब हो जाते हैं। सूर्य के उदय होते ही आकाश का वह उषा काल का जादू जैसे मोहक दृश्य अदृश्य हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में सारे रंग स्वतः ही गायब हो जाते हैं। तो हमने इसमें 3 खंडों में टोटल छोटे 2-3 खंड में इस कविता को पढ़ा। इस कविता में ये पाठ्य पुस्तक बारे में कहा कि ये सबसे छोटा पाठ या छोटी कविता है और बोर्ड परीक्षा में हर साल उनके सब शिल्प कला का या कोई व्याख्या का या एक आध प्रश्न या शमशेर बहादुर सिंह जी का कोई परिचय ऐसे छोटे से पाठ में से भी एक प्रश्न जरूर आता है। तो आज तक हमने टोटल इसमें इन बिंबों के बारे में जो कवि ने एक प्रातः काल के भोर के समय में हमारे रसोई घर के संदर्भ में, रसोई घर के जो चौका है उसके संदर्भ में, वहाँ स्लेट है जिसमें एक पत्थर जैसा होता है मिर्ची वगैरह, उसमें कैसर के रूप में अलग अलग रूप में कवि ने बताया है। तो हमने पूरे पाठ को अब पढ़ा है। आपको इस पाठ की सप्रश्न व्याख्या और प्रश्न उत्तर करना है और अगला काम है या अगला पाठ जो हमारा रहेगा वो हरिवंश राय बच्चन का रहेगा। इससे पूरी पुस्तक में जो पद्य खंड है उस पद्य खंड में हमारे 9 पाठ है, ठीक है, कुल 9 पाठ है। 9 पाठ में से हमारा 6 पाठ 6 तक आज पूरा होता है। फिर 7वां पाठ रहेगा हरिवंश राय बच्चन का, 8वां पाठ है कुंवर नारायण का और 9वां पाठ है तो सुमित्रा कुमारी चौहान का। तो टोटल हमारे
9 पाठ है। हमने आज तक जो इतना 6 पाठ पढ़ लिया है। धन्यवाद।